ठीक। ठीक। टेस्ट दी सर, हाँ। टेस्ट दिया ना सबने? कैसा था पेपर ये? देखा आप सबने ये पेपर देखा है? कैसे था? मतलब जम रहा था, लिखने आ रहा था कुछ? क्या है पहला क्वेश्चन? द करंट इंटरनेट एक्सपांशन हैज इंस्टॉल्ड डिफरेंट, सबके पास है ये पेपर? अभी है? निकालो उसे, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं इसको एक बार। पहला क्या है? द करंट इंटरनेट एक्सपांशन हैज इंस्टॉल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज। समझा? मतलब समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था? ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है ना? इंटरनेट जो अभी आ रहा है ना, मतलब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन वैल्यूज वैल्यूज से मतलब कंपेयर करना है। जो कल्चरल वैल्यूज अभी का जो ट्रेडिशन सेटअप कर रहा है और जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, कल्चरल वैल्यूज, उनके बीच में डिफरेंशिएशन करके आपको लिखना था। ठीक है? मैं कल आज ये पेपर चेक करूंगा, फिर हम कल इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और आपने किस तरीके से लिखा है, क्या इंप्रूवमेंट्स थी, सारी कल डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है? फिर दूसरा है, इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू ओवरकम सेम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एथिकल एंड मॉरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है या नहीं करता, इसके बारे में लिखना था। ठीक है? इजी है। एग्जामिन द रिलीवेंस ऑफ फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। ये सबकी डेफिनेशन लिखनी थी और थोड़े बहुत एग्जाम्पल देने थे। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कॉन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है? फिर है, डिस्कस द महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ सेवन सिंस, डिस्कस किया था हमने इसे, है ना? फिर है, फिर एक केस स्टडी थी शायद। हाँ, केस स्टडी थी एक, करेंगे इसे डिस्कस। कितना टाइम था इसे, टाइम कितना दिया था लिखने के लिए? पूरा मतलब कितने घंटे? 2 घंटे? 2 घंटे में खाली 5 क्वेश्चन लिखे क्या सबने? 5 क्वेश्चन हो गए थे अटेम्प्ट 2 घंटे में? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से? 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 3? 2 घंटे में 3? नहीं नहीं, कितने टाइम मतलब फ्रैंकली टाइम कितना लगा था? 3 क्वेश्चन, 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन किए थे। आपने किया था अटेम्प्ट? कैसे रहा, कितने किए? 3 किए थे? चलो सही है। कितने टाइम में? 1.5 घंटे में? या फिर 1.5 घंटे में? ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा, वो बाकी 4 कितने टाइम में? 1 1.5 घंटे में? 1.5 घंटे में करीब। तो देखो 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में क्या 5 क्वेश्चन नहीं लिखना हुआ तुमसे? वहां पे कितने मिनट्स होते हैं? 3 घंटे होते हैं ना? 180 मिनट्स में कितना लिखना होता है? 20। उसमें से 5 से केस स्टडी होती है ना? तो देखो अब कितनी मेहनत करनी अभी बाकी है ना? मतलब राइटिंग स्पीड, चलो वो जो प्रीलिम्स के बाद में जिनका हो जाएगा सिलेक्शन, तो जो टाइम पीरियड होता है ना, मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया, तो उसको जो 2 3 महीने मिलते हैं उसको प्रैक्टिस ही करना होता है ना, तो स्पीड हो जाएगी मैच। बस लिखना कैसे होता है और लिखने का कंटेंट क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है अभी इसमें होना। तो अगर उतना भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो बाद में हम कोप अप कर सकते हैं। बस तब क्या होना चाहिए ना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी किसी को, जैसे अभी वो एमपीएससी बैच के लड़के हैं ना, उनको थोड़ी बहुत लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लिख रहे हो ना, तो अच्छा है आप लोगों को, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो 2 चीजें करके रखना, जो सिलेबस है वो ओवरऑल सिलेबस जितना भी पॉइंट्स है यूपीएससी के, जो जीएस 1 2 3 4 वाला और ऑप्शनल वाला, ये कंप्लीट करके रख देना। मोटी मोटी सिलेबस जितना भी है सब कुछ, बाद में बस प्रैक्टिस ही और उसको रिवीजन करने का टाइम रहेगा। और जो भी बचा रहेगा उसको वैल्यूएशन करते रहो करंट अफेयर्स से। ठीक है? ये ठीक रहेगा अप्रोच। मैं आज चेक करता हूँ इसे। ठीक है? फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसे, आपने कैसे अप्रोच किया। ठीक है? तो मैंने पिछली क्लास में, अभी हम हाथ से जीएस 1 का जो टॉपिक है हिस्ट्री का, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो मैंने इससे पहले शुरू करने से पहले मैंने आपको पढ़ के आने के लिए बोला था। 2 एनसीईआरटी पढ़ के आने के लिए बोली थी। दो मतलब, एक तो पहले 6th की पढ़ो बोला था, फिर 7th 12th की पढ़ो बोला था। 12th की जो एंशियंट वाली थी, तो आप लोगों ने पढ़ा उससे?
किसने किसने नहीं पढ़ा? किसने किसने पढ़ा? किसने किसने नहीं पढ़ा? आर एस शर्मा पढ़ रहे हो एंशियंट में, चलो अच्छी बात है। वो भी कोई कुछ ना कुछ तो पढ़ के आने के लिए बोला था। आपने तमिलनाडु का पढ़ा होगा, है ना? क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा। अच्छा, ये ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे ना, अगर आप पढ़ के आते तो आपको और अच्छे से समझ में आता और अच्छे से लगता, मतलब जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली हिस्ट्री जो अपना GS1 टॉपिक है। क्या है यार ये? तो सबसे पहले जो हम इस हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, सिलेबस कौन से पेपर में पढ़ने वाले हैं? GS1 में। ठीक है, GS1। इस GS1 के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं पता है सबको? कौन से हैं सबसे पहला? चलो चलो ठीक है, हिस्ट्री। और ज्योग्राफी आता है। और इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी और कोई है? बस ये 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा पार्ट नहीं है, ये भी हमारा पार्ट नहीं है। ज्योग्राफी आपका हो गया कवर। सोसाइटी। सोसाइटी अगर यहाँ पे नहीं होगा तो आप कवर कर लेना खुद से, और अगर होगा तो देख लेना, फिर सर से बात कर लेना जैसे भी है। क्योंकि जैसे ये सोसाइटी है GS1 में, GS2 में ऐसा सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन, शायद वो तो हो रहा है आपका कवर। एक सोशल जस्टिस करके टॉपिक है GS2 के अंदर, सोशल जस्टिस। और वो इससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड वो टॉपिक है सोशल जस्टिस का। और गवर्नेंस का टॉपिक आता है थोड़ा बहुत, वो पॉलिटी में शायद कवर हो गया होगा आपका, या फिर कर लेंगे कवर शायद। क्योंकि गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और GS3 में 2-3 छोटे मोटे टॉपिक है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मतलब सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 टॉपिक्स है इसमें। अगर इनको कर लोगे तो आपकी जो एग्जाम होती है मेंस की, उसमें जैसे भी सोसाइटी है, सोसाइटी में से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे ही अगर जो हम सोशल जस्टिस देखेंगे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन, GS3 के अंदर एनवायरनमेंट के 1-2 क्वेश्चन, सिक्योरिटी के 1-2 क्वेश्चन, ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपके जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स है उनमें से कवर हो जाते हैं। तो आप जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल टू स्टार्ट करोगे, जैसे आप शायद फरवरी जनवरी से अगर करना चाहिए, तो वैसे तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से जनवरी से, जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं इस बार, वो जनवरी से प्रिपेयर स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स की। तो उससे पहले, मतलब अभी जो दिसंबर का टाइम है, ऐसे टाइम पे ये छोटे मोटे सब्जेक्ट आप कवर करके रख लेना। मतलब बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में बस फिनिशिंग ही करनी होगी इन सब्जेक्ट्स की। और जो मेन सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस कर पाओगे अच्छे से। ठीक है ना? अगर ये छोटे मोटे सब्जेक्ट ही नहीं होके रहेंगे तो फिर बैलेंस नहीं कर पाओगे आंसर राइटिंग में, सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये जो फिर है, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इस हिस्ट्री के अलग अलग पोर्शन है। जो सबसे पहला पोर्शन कौन सा है? आर्ट एंड कल्चर, जो सिलेबस में दिया हुआ है। सबके पास सिलेबस है क्या? UPSC का सिलेबस है सबके पास? प्रिंट निकाल के रखा हुआ है? पढ़ते हो उसको? याद है कुछ? सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है हमारे UPSC के, पढ़ते हो उसे? नहीं। देखो, UPSC में ना सबसे बड़ी एक बात है, जो दो ही चीजें सबके सबसे बड़ी काम की है, क्योंकि जो UPSC हमें दो ही चीजें देती है। एक तो सबसे बड़ी बात सिलेबस देती है, और दूसरी, UPSC में क्या देता है साथ में? क्वेश्चन देते हैं। जो उनके पास क्वेश्चन होते हैं वही दो चीजें होती है हमारे पास। इन दोनों से ही हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्या पूछेगा जाके। इसलिए ये सबसे पहले करो। अगर अभी हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ने के लिए, तो हिस्ट्री में सिलेबस क्या है सबसे पहली बात। उसके बाद उस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी जैसे हम सिलेबस देखेंगे सबसे पहले। सिलेबस के बाद हम एक एक टॉपिक उसका डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हमें हिस्ट्री में किस तरीके का पढ़ने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम इजी लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बताऊंगा सिलेबस का, क्या क्या है सिलेबस में, और हमें उसको किस तरीके से कवर करना है, और पढ़ते हुए हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात सिलेबस देखना है। आप सिलेबस हम देखेंगे, उसके बाद कल या परसों के सेशन में देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब प्रीलिम्स के कैसे आते हैं और मेंस के कैसे आते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो सबसे पहला आता है इसमें हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, जो सिलेबस में आपके टॉप पोस्ट में दिया हुआ है। अभी है किसी के पास सिलेबस? सिलेबस में सबसे पहला टॉप मोस्ट ऑर्डर में आता है आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक। ठीक है, फिर आता है एंशियंट का, फिर आता है मिडिवल का, मिडिवल इंडिया, फिर मॉडर्न आता है, और सबसे आखिरी में आता है, फिर मॉडर्न में ही एक पार्ट है उसका, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया।
पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और उस सबसे आखिरी पार्ट आता है मॉडर्न वर्ल्ड का। यही है ना सिलेबस हिस्ट्री का? ठीक है, क्लियर है सबको? तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हिस्ट्री को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आप लोग पढ़ा था, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, क्या बोलते हैं। कभी कभी अगर इंटरव्यू में आप चले जाते हो तो वहां पे पूछ लेंगे हिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है। स्टडी ऑफ पास्ट, बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बट गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत। वो गड़बड़ कहाँ हो रही है, पास्ट की स्टडी तो हम लोग हिस्ट्री में करते हैं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत उसमें ऐड करना है, स्टडी ऑफ पास्ट विच हैज पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं जो सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट थी, है ना, मतलब जिन चीजों का इम्पैक्ट सोसाइटी पे लार्जर देन लाइफ पड़ा हुआ हुआ है, उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे अभी अमोल है, अमोल के ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, वो कहाँ से थे, इसकी स्टडी करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते, नहीं करते। हम सब लोग क्यों स्टडी करेंगे अमोल के ग्रैंड पेरेंट्स की? नहीं करते ना। हम किसकी स्टडी करते हैं? जिनका इम्पैक्ट हॉलिस्टिकली पूरे इंडिया पे हुआ था, इंडिया की सोसाइटी पे हुआ, महाराष्ट्र पे हुआ, एक रीजन पे हुआ। समझ में आ रहा है? मगर इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हम लोग, उन चीजों की स्टडी करते हैं जो पब्लिकली उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स जिनको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, अगर हम आने वाले टाइम को समझना चाहते हैं तो हमारी सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है, हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप हुई वो समझना बहुत जरूरी है, तभी हम हमारी सोसाइटी को क्या नीड है वो समझ पाएंगे। ठीक है, अब जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री डालने का सबसे बड़ा पर्पज यही है कि हम लोग अपनी सोसाइटी और हमारी हिस्ट्री को समझे, और उससे ही हम लोग जैसे अब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे हमारे कल्चर को और अच्छे से समझकर हम डिसीजन और बेटर वे में ले सकते हैं उसको समझ के। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये बात है कि हिस्ट्री का डेफिनेशन, हेडिंग डाल दो हिस्ट्री, पहले सबसे बड़ा डाल दो जीएस 1। जीएस 1 में लिख दो 3 सब्जेक्ट्स है, और पहला लिख दो हिस्ट्री। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स हैविंग पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, हैविंग पब्लिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहली बात तो ये हो गई हिस्ट्री क्या होता है। अब देखो हिस्ट्री को हम लोग कभी कभी आपने सुना होगा ना, बीसी एडी ये सब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, कब हुआ था? जो अब एक लाइन बोलते हैं उसको जीरो बोलते हैं, मान के चलते हैं, और उसके बाद में जितनी भी चीजें हुई थी जैसे 1 2 3 जितनी भी हुई थी, ठीक है 1 2 3 ऐसी, उनको हम क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। इस एडी का लॉन्ग फॉर्म होता है एनो डोमिनी, मतलब ये जो इंग्लिश कैलेंडर है उसी में एक कहा जाता है ऐसे एनो डोमिनी, एडी। या फिर इसको अब इसका नेम चेंज करके इसको बोला है आफ्टर एसी, या फिर आफ्टर क्रिस्ट ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन एरा, कॉमन एरा, सीई भी बोलते हैं इसको, है ना। और जो इससे पहले होता है वो उल्टा चलता है, जैसे 1 2 3, है ना, 1 2 3 ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एरा हो गया तो बीसीई। कुछ लोग बोलते हैं इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ऐसे, पर बीसीई इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, है ना, या फिर बिफोर क्राइस्ट बीसी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये होगा डिवीजन, मतलब टाइम को कैसे हिस्ट्री में डिवाइड किया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर है। और इसके बाद हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके होते हैं, जैसे एक तो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और एक है हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और हिस्ट्री। अब जैसे मैंने बोला कि स्टडी ऑफ पास्ट विच हैज पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो स्टडी पास्ट की कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ रिसोर्सेज से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो जिस एरा से मतलब रिटर्न एविडेंसेस लिखना स्टार्ट हुए और हम जिनको पढ़ पाते हैं उसको बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, रिटर्न एविडेंसेस,
ये हो गया। और दूसरा है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डेसीपर्ड। डेसीपर्ड। ठीक है। तो ये जो हमारे तीन पार्ट है ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री है, इनमें क्या होता है ना, रिटन एविडेंस भी पाए जाते हैं और डेसीपर्ड भी होते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, रिटन एविडेंसेस पाए जाते हैं पर हम उसको पढ़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन जो हमारे ये है, ब्रूस्टोफेडन जो उसका नाम है, जो क्या बोलते हैं उसे, जिसमें वो लिखते थे लैंग्वेज, वो हमारे पास है रिटन एविडेंसेस, पर हम उसको पढ़ नहीं सकते, डेसिफर्ड नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और उससे भी पहले जहाँ पे रिटन एविडेंसेस पाए भी नहीं जाते, ऑब्वियसली पाए ही नहीं जाते, उसमें पढ़ेंगे कहाँ से, उसमें ये नहीं होता। तो ये हिस्ट्री के बेसिकली डिवीजन है। ठीक है। हिस्ट्री जहाँ से पढ़ना शुरू हुई, मतलब जहाँ से रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम लोग अवेलेबल है, और एविडेंस से डिसिफर्ड मतलब पढ़ भी सकते हैं। कुछ ऐसा एरा जहाँ पे बुक्स अवेलेबल है या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, पर उसको डिसिफर्ड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री मतलब इन सबसे पहले का टाइम, जहाँ पे रिटन एविडेंस भी अवेलेबल नहीं थे और हम उसको पढ़ भी नहीं पाए। ठीक है। ये डिवीजन हो गया बेसिकली हिस्ट्री का, इसको नोट डाउन कर लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। तो जो हमने देखा अभी सबसे पहले, तो सिलेबस को डिस्कस कर लेते कि हमें सिलेबस में बेसिकली पढ़ना क्या है ना, हिस्ट्री के अंदर। समझ में आ गया हिस्ट्री क्या होती है, पढ़ते क्यों है? ठीक है। बेसिकली एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में सुना होगा, नेपोलियन का नाम सुना है किसी ने? सबने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच का एक रूलर था। और एक हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर का तो सबने सुना होगा। ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे बड़ी गलती अपने करियर की ये की थी कि रशिया जो है, यूएसएसआर तब का था, उससे पहले रशिया था, उस पे जो है उसने वॉर छेड़ दिया था। और कब छेड़ा था? विंटर के टाइम पे। विंटर के टाइम पे ऑब्वियसली है, अगर आप किसी जैसे अभी आप नॉर्थ इंडिया में कश्मीर में जाते हो तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है। मतलब जो फ्रेंच के थे, फ्रेंच के जो वो थे, सोल्जर्स थे, वो वहां पे जाके समर विंटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाए। उनके जो तोहफे थी, जो भी थी, वो जम गई थी एकदम, और वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। उन्होंने काउंटर किया था रशियंस ने, तो उसको जंग हारनी पड़ी थी, मतलब वॉर हार गया था वो। सेम गलती हिटलर ने दोबारा रिपीट की थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। उसने भी विंटर में अटैक किया था जर्मनी पे, रशिया पे, और उसके भी सेम हाल हुई, वो वहां पे हार गया। ऐसे बोलते हैं कि अगर हिटलर ने इतिहास को समझा होता, पढ़ा होता, तो वो फेल नहीं होता उस टाइम पे। इसलिए हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं हम लोग? जो हमारी प्रेजेंट की गलतियां है, सॉरी जो पास्ट की गलतियां हैं, उनसे सीख के हम फ्यूचर में वो गलती को रिपीट ना करें। इसके लिए भी इस हिस्ट्री पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। समझ में आया? नहीं तो आप पूछोगे कि सर हम इतना पढ़ते हैं, इतने सारे रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या रिलेवेंस है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? हम समझने की कोशिश कर पाए कि उन्होंने क्या गलतियां की थी, और अगर कुछ गलतियां है तो हम आने वाले टाइम पे उसको रिपीट ना करें। ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे कुछ अच्छी बातें थी, एडमिनिस्ट्रेशन में बोलो, सोसाइटी में बोलो, अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हिस्ट्री के अंदर कोई अच्छी बातें हैं, तो हम उसको फ्यूचर में प्रमोट कर पाए। मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको रिपीट ना करें, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनको हम सोसाइटी में आगे फ्यूचर के लिए प्रमोट करते रहे। इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है, मतलब जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें क्या क्या है। ये 3 सब्जेक्ट है इसके अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। जो सबसे पहला सब्जेक्ट है ना हमारा सिलेबस के अंदर, वो है आर्ट एंड कल्चर। इसे नोट डाउन कर लो। पहला जो सबसे पहला है आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। उसमें का पहला पार्ट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये सब क्या होता है, इसको कैसे पढ़ना है, हम लोग देखेंगे अभी। मतलब कल्चर वगैरह क्या होता है, इसको डिस्क्राइब हम जब कल्चर पढ़ेंगे तब करेंगे। बस ये देख लेना, आप नोट डाउन कर लो कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है इसमें, GS1 के अंदर। और जैसे हम सिलेबस देखते हैं, जो पढ़ने की नहीं होती है चीजें, वो वैसे ही स्कीप हो जाती है। फिर हमें जो रिलेवेंट टॉपिक है, हमें वही पढ़ना है बस। बाकी सबको स्कीप करना है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी बड़ी है, आप सब चीजें नहीं पढ़ सकते। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ना है और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आप में से कुछ कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती होगी, है ना? इसलिए जितनी इम्पोर्टेंट एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट है, हम उनको बेसिकली फोकस करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हिस्ट्री का जितना बेसिक नॉलेज एक एस्पायरेंट को होना चाहिए, उतना आपको हो, इतना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ताकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगे कि नहीं ये कहाँ से आ जाए, कहाँ से आ गया है, और फैमिलियर भी लगे आपको, आप उसका आंसर भी कर पाओ। ठीक है। इसको लिखो। सबसे पहला है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब आपका जो सिलेबस है ना यूपीएससी ने दिया हुआ, उसमें बस इतना ही दिया हुआ है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया कि उसमें और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है इंडियन आर्ट फॉर्म्स।
कितने तरीके के आर्ट फॉर्म्स है हमारे यहाँ पे, ये सारे देखने पड़ेंगे। फिर है इंडियन पेंटिंग्स, पेंटिंग्स कितने तरीके की है, क्लासिफिकेशन ऑफ डांस, म्यूजिक, पपेट्री, पोट्री, ड्रामा एंड थिएटर, फिर है मार्शल आर्ट्स, थोड़ा फास्ट लिखना, और हिस्ट्री में आदत डालो थोड़ा फास्ट लिखने की। क्लियर है, हो गया सबका? ठीक है। फिर है लिटरेचर, सबसे पहला आर्ट फॉर्म्स था, फिर कल्चर के अंदर आता है दूसरा पार्ट है लिटरेचर। अब लिटरेचर के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा है, एंशियंट इंडियन लिटरेचर, फिर है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज, द्रविडन लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर, इस तरीके के। और इन सब में जितने जितने भी लिटरेचर्स आएंगे, जितने भी बुक्स आएंगी, वो सारे हमें देखना है कि बस कौन कौन सी है, क्या है उनका रिलेवेंस, क्या क्या है, और उस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है। हो गया। फिर है आर्किटेक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सिलेबस का, और इसमें से नियर अबाउट अच्छे से क्वेश्चन आ जाते हैं आर्किटेक्चर वाले पॉइंट से। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला हड़प्पन आर्किटेक्चर, फिर है आर्किटेक्चर केव। इसमें एक काम करना, हड़प्पन आर्किटेक्चर, दूसरा है टेम्पल आर्किटेक्चर, ये मिसमैच हो गया यहाँ पे। टेम्पल आर्किटेक्चर दूसरा है, तीसरा है केव आर्किटेक्चर, फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मेडिवल आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, फिर अगला है कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न पीरियड आर्किटेक्चर। ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं आर्किटेक्चर के, सबको हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है। ठीक है, हो गया। फिर है मॉडर्न इंडिया। बेसिकली आपके सिलेबस में एंशियंट मिडिवल का मेंशन नहीं किया गया, एंशियंट मिडिवल का मेंशन आपके सिलेबस में थ्रू आर्ट एंड कल्चर किया हुआ है, GS1 का जो सिलेबस है उसके अंदर। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का। हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको समझे बिना कल्चर को समझना पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से पढ़ेंगे हम आगे देखेंगे, बस अभी जो दिया हुआ है यूपीएससी ने उसमें क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में जो पहला उन्होंने चैप्टर दिया हुआ है वो सबसे पहला है मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, उसमें क्या आएगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, मतलब मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी की, और अब की कैसी है, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम लोग। फिर है यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, यूरोपियंस का अराइवल हुआ यहाँ पे, है ना। ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने कैसे कॉन्कर किया इंडिया को, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे उनको आने की क्यों जरूरत क्या पड़ गई थी, है ना, सब रीजन हम डिस्कस करेंगे, हॉलिस्टिक अप्रोच रखेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर है
ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। सबसे पहले तो वो क्यों आए, यहाँ पे उन्होंने क्यों एक्वायर किया, फिर कॉन्केस्ट किया वहां पे यहाँ पे आके, ठीक है। फिर ब्रिटिश पॉलिसीज कैसी थी और उनका इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे इम्पैक्ट कैसे हुआ था, ठीक है। फिर है सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स, पढ़ा होगा आपने या फिर समझा होगा, सुना होगा कहीं सोशियो रिफॉर्म, राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, ज्योतिबा फुले, ये सारे रिफॉर्मर्स थे। और वहां पे सर सैयद अहमद खान, है ना, वहाबी मूवमेंट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे। अगला है अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल अब इतना मतलब सोसाइटी को इम्पैक्ट उन्होंने करने लग गए उनकी पॉलिसीज, तो ऑब्वियसली है जब आप किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वॉइसेस उठती रहती है, ठीक है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, जितनी भी अपराइजिंग्स थी, पीजेंट्स अपराइजिंग और ट्राइबल अपराइजिंग, है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर। अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश 1857 से पहले, ये हमारे इस पार्ट में पढ़ना है जो पहला वाला है। फिर दूसरा है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है 1905 से लेके 1980 तक, 18 तक। स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म और ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, ये बेसिकली जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो इसमें कवर करने हैं हमें। हो गया सबका। अगला है बिगिनिंग ऑफ मास नेशनलिज्म। ये जो फेजेस है ना जो डेवलप होते जा रहे हैं हमारे मॉडर्न, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उस पे, उसके हमें पढ़ना है अलग अलग से। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया को के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिडिवल और आखिरी में मॉडर्न पे आएंगे, ऊपर आएंगे। सबसे पहला तो है उसमें महात्मा गांधी का अराइवल, उनकी आइडियाज, उनकी लीडरशिप ने कैसे हमारी फ्रीडम मूवमेंट को शेप किया अलग फॉर्म में, सबसे पहले तो। फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रॉलेट एक्ट 1919, ये टाइम पीरियड ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 से लेकर 1939 तक का। इससे पहले का कौन सा था, 1905 टू 18, और उससे पहले का था मिड 18 सेंचुरी से लेकर 1905 तक का। मिड 18 सेंचुरी मतलब 1761 या फिर 1750 से लेके आगे का टाइम, है ना, मिड 18 सेंचुरी। आप बोलोगे सर ये जो 18 सेंचुरी बोलते हैं, 17 सेंचुरी, ये किससे बोलते हैं हम, क्यों ऐसे बोलते हैं, और जिसको हम 18 सेंचुरी बोलते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, 17 समथिंग होता है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब क्यों, दर्शाने के लिए। हमारा जो इंडियन कैलेंडर है वो कब शुरू होता है, जो काउंटिंग उसको कब करते हैं हम लोग, जैसे विक्रम संवत है, शाका संवत है, पता है आपको, जो कैलेंडर्स अलग अलग होते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो ब्रिटिशर्स का है, वो है एक, मतलब सी वगैरह से जो मैंने बताया अभी, वो ब्रिटिश कैलेंडर था। हमारा कब से होता है, अलग अलग फेजेस में होता है। हमारा विक्रम संवत है जो 78 एडी से शुरू होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम उस टाइम को बोलते हैं, जैसे अभी पहला साल हो गया तो उसके बाद उसको दूसरी सदी बोलते हैं। समझ में आया, जैसे भी 2000 क्या बोला, 2020 चल रहा है ना, 22 चल रहा है, तो इसको 21st सेंचुरी बोलते हैं ना। समझ में आ रहा है, मतलब एक आगे का बोलते हैं इसलिए क्योंकि हमारा आग एक साल, एक ईयर जो है, सेंचुरी जो है वो आगे चलती है हमारी। समझ में आ रहा है, इसलिए हम उसको एक सेंचुरी आगे का काउंट करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि 17th सेंचुरी, तो 17 हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी मतलब 1650 समथिंग के बाद में, क्योंकि 16 से ही हमारे ब्रिटिशर्स का या फिर यूरोपियंस का अराइवल हमारे इंडिया में आना शुरू हुआ था। तो तब से लेके 1857 तक का जो है वो पहला फेज होगा, 1857 से लेके फिर 1905 का दूसरा फेज होगा, है ना, और फिर है 1905 से लेके 1918 तक का तीसरा फेज है, 1919 से फिर 1939 का ये ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। पहले तो नेशनलिज्म क्या था, वो राइज क्यों हुआ, उसके बाद वो मास नेशनलिज्म पे कन्वर्ट
क्यों हुआ, वो हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसको शायद नोट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, जो छोटी छोटी है इनको हम, क्योंकि हम इसको बाद में पढ़ने ही वाले हैं मॉडर्न इंडिया में। बस जो फेजेस है वो ध्यान में रखना कि किस फेजेस में वो डेवलपमेंट हो रही है, मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है फोकस करके, ठीक है। फिर बाद में है, ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ग्रुप पे मिल जाएगी, बाद में देखना आराम से। फिर है टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, मतलब 39 से लेके 47 का जो फेज था, है ना, मतलब क्या जो कौन सी चीजें थी उनकी वजह से हमारे यहाँ पे पार्टीशन हुआ, ठीक है ना। और पार्टीशन के साथ साथ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के साथ साथ पार्टीशन, है ना। हमारे कंट्री को एक होके सेपरेट होना चाहिए था, मतलब एक होके हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, पर कंट्री डिवाइड हो गई दो अलग अलग हिस्सों में, और फिर हमें क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। तो इसके पीछे के रीजंस क्या थे कि डिवाइड होना पड़ा हमें, क्या सबसे बड़ा रीजन था, राइज ऑफ कम्युनलिज्म, है ना। सांप्रदायिकतावाद जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से हमें दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना पड़ा, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, फिर ऑगस्ट ऑफर, फिर ये सारी पीसलेस मूवमेंट्स उस टाइम पे, क्रिप्स मिशन कैसे आया, है ना, ये सारी चीजें हमें वहां पे पढ़नी है। जो तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, है ना। सबसे पहला जो दिया था सिलेबस में वो क्या था, आर्ट एंड कल्चर था, फिर मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था, मॉडर्न इंडिया के बाद में है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद वाला टाइम। अब इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, सबसे पहला रहेगा इसमें नेशन बिल्डिंग, हमारा नेशन बिल्डअप कैसे किया, कौन सी हमारे पास सामने चैलेंजेस थी, उस चैलेंजेस को हमने हैंडल करके किस तरीके से एक कंट्री बनाई है, हमारे नेशन, हमने नेशन बिल्डअप किया है। जैसे पाकिस्तान का नेशन बिल्डअप था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, इसीलिए उनकी डेमोक्रेसी आज उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी हमारी है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ, मतलब पार्टीशन के बाद में कौन से चैलेंज हमारे यहाँ पे अराइज हुए थे। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया पहले बहुत से हिस्सों में डिवाइडेड था, अब उन पार्ट्स को इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो कैसे किया, किन्होंने किन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो हमारे आयरन मैन थे, है ना, पता है, वल्लभ भाई पटेल, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इतने बड़े लोग हैं, इतने डाइवर्सिफिकेशन वाली जो लोग हैं, कुछ ना कुछ अलग लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ रीजनल डिफरेंसेस है, जोग्राफिकल डिफरेंसेस है, इतने डिफरेंसेस होने के बाद में कंट्री को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे, धर्म के हिसाब से करेंगे, या फिर रीजन के हिसाब से करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो उन्होंने कैसे हैंडलिंग किया, किस किस इश्यूज को सॉर्ट आउट किया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, क्या होनी चाहिए थी, इसमें बहुत सी डिबेट्स हुई है, वो सब कुछ यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर है रीजनल एस्पिरेशंस को कैसे कंट्रोल किया गया, रीजनल एस्पिरेशन मतलब जो रीजनलिज्म होता है ना, जैसे हम महाराष्ट्र का बोलते हैं, महाराष्ट्रवाद जो होता है प्रमोट करते हैं हम लोग, तो वैसे इंडिया के अंदर बहुत से स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट का जो रीजनल है, रीजनलिज्म है, उसको कैसे कंट्रोल किया, उसको रीजनल एस्पिरेशंस को कैसे नेशनल एस्पिरेशन में हमने कन्वर्ट किया, वो सब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो पहला वाला पार्ट है। मतलब सबसे पहला कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हमने कैसे किया, कंट्री को कैसे बनाया हमने इंडिया को। फिर है फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसे डेवलप हुई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है ना। ये हम देखेंगे क्या है, सब बस समझ लो कि क्या क्या है एक ओवरऑल इसमें, कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ रहा होगा तो हम डिस्कस करेंगे इसको, है ना, बस क्या क्या देखना है ये देख लो। फिर है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे हुए थे, प्लान इकोनॉमी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे डेवलप होती गई, ये हम वहां पर डिस्कस करेंगे। फिर है एग्रेरियन लैंड रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स का, ये डिस्कस करना पड़ता है। सबसे पहला था पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, फिर है फॉरेन पॉलिसी, फिर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, फिर एग्रेरियन एंड लैंड रिफॉर्म्स, देन पॉलिटी, कौन सी पार्टीज की, इसके लिए आपको बुक रेफर करना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल 12th वाला, 12th के दो बुक्स है ना, 12th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसके दो बुक्स है बेसिकली, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस की है और दूसरी है पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे कुछ नाम है उसका, है ना, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऐसे ही कुछ नाम है। तो जो पहला वाला है ना, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला है, उसको इसके लिए रेफर करना पड़ेगा आपको, तो जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब देख लेंगे क्या क्या रेफर करना है, ठीक है। पॉलिटी में आपको क्या क्या देखना है, वन पार्टी डोमिनेंस, पहले खाली एक 1965 तक 70 तक कांग्रेस एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी हमारे कंट्री पे, वो क्या रहा है। फिर इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज कैसे इमर्ज हुआ, इमरजेंसी प्रोविजन क्राइसिस कैसे हुआ, रीजनल पार्टी कैसे राइज हुई, शिवसेना वगैरह जो बोलते हैं अभी, तृणमूल कांग्रेस है ना, सीपीआई सीपीआईएम, ये जो सारी रीजनल पार्टीज है वो कैसे राइज हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजें। फिर है कोalition एरा, है ना, कोई एक गवर्नमेंट थी पहले, अब क्या होता है बहुत लोगों के मिक्स होकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो होता है कोalition एरा, ठीक है। फिर है सबसे आखिरी में सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल में कौन सी पॉपुलर मूवमेंट हुई थी, कम्युनलिज्म आफ्टर पार्टीशन भी स्प्रेड होना खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमें एग्जिस्ट करता है कम्युनलिज्म किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। फिर है वुमेन्स
है ना, इंडियन वुमेन की जैसी पोजिशनिंग है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेशनलिज्म। ठीक है, ये चीजें हमें मॉडर्न इंडिया के अंदर डिस्कस करनी पड़ेगी। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा वो देखिए। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये पहला फेज होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। उसके अंदर रेनेसां क्या होता है, फिर डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स, किस किस तरीके से सी रूट्स की खोज हुई, फिर रिफॉर्मेशन क्या था, रेनेसां का रेप्लिकेशन था रिफॉर्मेशन अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो क्या होता है वो देखना है। फिर काउंटर रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन को काउंटरिंग थॉट्स कैसे पैदा हुए और उसी की वजह से फिर क्या आया, रिवोल्यूशन आने शुरू हुए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये उसी के रीजन थे काउंटर रिफॉर्मेशन के। रिवॉल्यूशन जितने भी हुए उनके अगेंस्ट में जितनी भी वॉइसेस हुई और उससे फिर नेशन का कंसेप्ट आया, नेशन के कंसेप्ट के बाद में सारी रिवॉल्यूशन होती गई, कैसे कैसे होती गई सारे हमें वहां पे देखना पड़ेगा। फिर है राइज ऑफ स्लेव ट्रेड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहला रिवॉल्यूशन था अमेरिकन रिवॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। कैपिटलिज्म क्या था, कोलोनियलिज्म क्या था, इंपीरियलिज्म क्या था, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है दूसरा पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का, सबसे पहला कौन सा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसे नोट डाउन कर लो हेडिंग को। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम ड्यूरेशन में क्या था, कॉजेस, स्कोप, रशियन रिवॉल्यूशन उसके एंड में हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, 1914 नहीं है, एंड होते होते हुआ था, हाँ 14 में, बराबर है बराबर। 45 नहीं, 14, 45 किसने बोला, नहीं 45 नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर देखना पड़ेगा हमें, रशियन रिवॉल्यूशन, एंड ऑफ वॉर, वॉर के साथ भी पीस ट्रीटी हुई, ये लीग ऑफ नेशन वगैरह हुए, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कॉन्सिक्वेंसेस ये जो ट्रीटीज हुई थी, इन ट्रीटी की वजह से ही फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। फिर है वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, यूरोप आफ्टर द वॉर, यूरोप कैसा हो चुका था, और राइज ऑफ फासिज्म नाजिज्म भी हुआ था उसके अंदर, वर्ल्ड वॉर के पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में। ठीक है, फिर है ग्रेट डिप्रेशन, वॉर का इम्पैक्ट डिप्रेशन में ही होता है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाते और वहां पे फिर डिप्रेशन जैसी समस्याएं आती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन होना शुरू होता है। फिर है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड 1990 से लेके 1939 के बीच का टाइम जो हमने देखा था ना ऊपर, राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म वाला टाइम, उसी के टाइम पे नेशनलिज्म बहुत ज्यादा एक उभरते हुए शुरू हुआ था उसका फॉर्म होना, उसका रीजन था बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उसका वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, क्या, फासिज्म, फासिज्म जैसे हिटलर था, है ना, उसका उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी नाजिज्म। हिटलर का ही एक बड़ा भाई था मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, वो इटली के अंदर हुआ था और उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसको बोलते हैं हम लोग फासिज्म। ठीक है ना, बोलेंगे इसको आराम से। आपको समझ में आ रहा है सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हमें, बस डिस्कशन करेंगे सिलेबस में क्या क्या देखना है हमें। ठीक है ना, फिर है वर्ल्ड वॉर टू, फासिस्ट अग्रेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, फासिस्ट ने कैसे अग्रेसिव होना शुरू किया और उसको फिर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का कैसे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, ये देखना पड़ेगा हमें दूसरे फेज के अंदर। फिर है आउटब्रेक ऑफ द वॉर, वॉर होने शुरू हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके कॉजेस क्या थे, इम्पैक्ट क्या हुए, फिर यूएस ने क्यों एंट्री ली, पहले तो यूएस नहीं था उसके अंदर, फिर जैसे जापान ने उसके अंदर पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, वहां पे फिर यूएस ने एंट्री ली। ठीक है ना, उसके पीछे के रीजन क्या कहते हैं, कैसे हुआ, सब कुछ हमें देखना है। फिर है हॉलोकॉस्ट, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके पीछे का। फिर है रेजिस्टेंस मूवमेंट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द वॉर। अगला फेज है, इसे नोट डाउन कर लो, डीकोलोनाइजेशन एंड रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, जितनी भी कॉलोनीज फॉर्म होना शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, मोस्टली कंट्रीज जो कॉलोनीज थी, जो कॉलोनियल पावर्स थे, वो कॉलोनियल पावर्स डिक्लाइन होना शुरू हुए। कॉलोनियल पावर्स मतलब, हाँ जो कॉलोनीज बनाया करते थे, कौन से बेसिकली जो यूरोपियन कंट्री थे वही है, हम अपने इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, इन सब की कॉलोनीज थी एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर, तो जितनी भी इनकी कॉलोनीज थी उनको फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस देना शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि बेसिकली रीजन वही था कि इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था वहां से। ठीक है, मिडिवल इंडिया के अंदर जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तब से फिर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, और यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोलोनाइजेशन के एंड के बाद से। ठीक है, डी कोलोनाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट है फिर कोल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर होना शुरू हुआ था। राइज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो। ठीक है, डेवलपमेंट इन द वेस्ट एशिया एंड वेस्ट अफ्रीका, ये सारे में पढ़ना है। स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म, कोरियन वॉर, ये सब कोल्ड वॉर के टाइम के एराज है सब कुछ। कोल्ड वॉर कब तक आता है, 1945 से लेके
हाँ 91 तक, जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ था। अब यूएसएसआर क्या है, जो आपका रशिया है, अभी का रशिया है वो यूएस तब का। ठीक है, सबसे आखिरी इसमें देखना पड़ेगा कंसेप्ट, टाइप्स एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। अलग अलग जो पॉलिटिकल फिलोसॉफीज है, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इनके कंसेप्ट क्या क्या है और इनका वर्ल्ड लेवल पे उनका इम्पैक्ट क्या हुआ था। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो ये सारा सिलेबस हमारा डिस्कशन हो गया। मतलब ये सब चीजें हमें इस GS1 के अंदर यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दी हुई है। सबसे पहला था आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न वर्ल्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है ना, हमने देखा कि आर्ट एंड कल्चर को हमें किस तीन चार इसमें डिवाइड करके देखा, किस किस फॉर्म में देखना है। फिर मॉडर्न इंडिया को देखा, तीन चार फेजेस में डिवाइड करके किस किस फेज में पढ़ना है। और सबसे आखिरी में हमने देखा मॉडर्न वर्ल्ड को, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस को देखा, 7-8 फेजेस में पढ़ना है हमें। फिर है मॉडर्न वर्ल्ड को। ठीक है, तो यूपीएससी के हिसाब से आपका सिलेबस इन इन हिस्सों में डिवाइडेड है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है कितने हिस्सों में डिवाइडेड है अमोल? कौन से बेसिकली कितने हिस्सों में है? 4 हिस्सों में डिवाइडेड ना। कल्चर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी, कल्चर नहीं एंशिएंट नहीं है ना, कल्चर है। फिर मॉडर्न इंडिया था, वो तो हम अभी करेंगे, हम अभी उसको डिवाइड करेंगे अपने हिसाब से। यूपीएससी ने आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करके दिया हुआ है। सबसे पहला तो है कल्चर का हिस्सा, फिर मॉडर्न इंडिया का हिस्सा, ठीक है, फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस का इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस का हिस्सा, और फिर है मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा। ये 4 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड करके दिया हुआ है। अब हम अपने कन्वीनियंस से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक उसका सिलेबस क्या था, उसके डिवीजन क्या थे, समझ में आ गए? ठीक है, अब मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा और कल आते हुए ना जो भी हमने सिलेबस पढ़ा हुआ है या फिर जो देखा हमने उसके सब पॉइंट सब आप लिख के लाना। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं हिस्ट्री को हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया यूपीएससी ने किस तरीके से हमें सिलेबस दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हिस्ट्री को अप्रोच करना है। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा देखा कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होती है हिस्ट्री की डेफिनेशन? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स विच हैज पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, पास्ट के इवेंट्स की स्टडी जिनका हमारी पब्लिक लाइफ पे कुछ ना कुछ लार्जर देन लाइफ इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री को बेटर वे में समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम उनको कुछ ना कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली इंडिया के अंदर हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से हैं? सबसे पहले तो एंशियंट इंडिया, फिर है मिडिवल इंडिया, फिर है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया। अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता क्या कभी कि ये 3 ही हिस्सों में क्यों डिवाइड किया, 5-6 हिस्सों में क्यों नहीं किया, या फिर 7-8 हिस्सों में क्यों नहीं किया? तो बेसिकली ये 3 ही हिस्सों में क्यों डिवाइड किया हुआ है? क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? देखो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हो, जब तक जो चीजें आपके सिलेबस में है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे डेवलप हुई होगी, जब तक आप खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे, सिलेबस को क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, तब तक चीजों को बेटर वे में समझ नहीं पाओगे। और यूपीएससी को रटने वाले ऑफिसर्स नहीं चाहिए, उनको सोचने वाले ऑफिसर्स चाहिए। ठीक है ना, तो जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं उनको थोड़ा बहुत सोचा करो। मैंने इससे पहले भी एथिक्स में बताया था कि आपको नॉलेज को अप्लाई करना है, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और यहाँ पे भी जितना नॉलेज आपको गेन करोगे तो उसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है। अब हिस्ट्री का डिवीजन 3 हिस्सों में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना, प्राचीन काल, मध्ययुगीन काल, आधुनिक काल। अब ये काल 3 ही हिस्सों में क्यों बांटा गया? क्या रीजन हो सकता है कुणाल? देखो, हमने क्या बोला, हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स विच हैज पब्लिक इंपॉर्टेंस। हम ऐसे इवेंट्स की स्टडी करने वाले हैं जिनका पब्लिक लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो जो भी चीजें पब्लिक लाइफ पे इम्पैक्ट होती गई, ठीक है, हमारी सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होती गई तो कुछ कुछ जो चीजें थी, सोसाइटी हमारी चेंज होती गई। तो सोसाइटी हमारी जैसे भी चेंज हुई थी वो बेसिकली 3 ही हिस्सों में चेंज हुई है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एंशियंट जो सोसाइटी हमारी वो बहुत अलग थी, और जो एंशियंट सोसाइटी थी उससे जो मिडिवल सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा अलग है। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हुए थे। ठीक है, तो जो चेंजेस सोसाइटी में आते गए, उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम उस पीरियड को डिवाइड करते गए। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर जो बड़े बड़े चेंजेस हमारे अंदर आए थे, ठीक है, तो वो सबसे पहला चेंज था एंशियंट टाइम का, उसके बाद में मिडिवल, और फिर मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, ये जो हमारा ये बेसिक डिवीजन है, लिख लो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहला है एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न इंडिया। राम प्रसाद दिनकर की एक बुक है संस्कृति के 4 अध्याय, है ना, उसमें उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। जो 4 अध्याय मतलब इंडियन सिविलाइजेशन पे 4 बार अटैक हुआ था।
सबसे पहला अटैक था आर्यंस का। तो जो आर्यंस आने के बाद में सोसाइटी में चेंजेस आए, उसको उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की कि जो भी क्या बोलते हैं पहला अध्याय। फिर दूसरा अध्याय इस्लामिक जो भी इन्वेडर्स थे उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने इन्वेजन किया, उनके आने के बाद से सोसाइटी पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ वो उन्होंने उनके अंदर नोट डाउन किया हुआ है, दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद में उन्होंने कैसे कैसे इम्पैक्ट का सोसाइटी पे वो वहां पर डिस्कस किया। और सबसे आखिरी का क्या था, जो प्रेजेंट का सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये उन्होंने डिवाइड किया है। और इसी के हिसाब से हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, वो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती गई उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करके समझने में बेटरमेंट होती है। मतलब हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एंशियंट जो भी सोसाइटी थी, जितनी भी वहां पे चीजें थी वो एक जैसी थी सारी, ठीक है। ड्रास्टिकली भी चीजें चेंज होती गई जब उनका अराइवल हुआ सोसाइटी में, जिस तरीके से चेंजेस होते गए, ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर वो मीडियल सोसाइटी में टर्न अप होती गई। और फिर जैसे ही वहां पे एट द वर्ल्ड लेवल पे, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी चेंजेस हो रहे थे उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे किस लेवल में हो रहा था, उसके इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी सोसाइटी फिर मॉडर्नाइज होती गई। उसी को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया। समझ में आया? ठीक है। तो बेसिकली इसको एकदम और पर्टिकुलरली डिवाइड करने के लिए हमने इसको कुछ ना कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे जो एंशियंट पीरियड है, इसमें लिखा आपने एंशियंट इंडिया करके, ठीक है, लिखा। अब एंशियंट इंडिया को हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जहां से भी हिस्ट्री पढ़ना शुरू हुई थी, हिस्ट्री से लेके सबसे पहले 707 एडी या फिर सीई। ये सबसे पहले क्या था, 707 में क्या हुआ था पता है? इन्वेजन हुआ था सबसे पहला, जो मुस्लिम इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम का। नोट डाउन कर लो, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। कुछ कुछ हिस्टोरियंस है, ठीक है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस जो है वो इसको कुछ और इसमें कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं देखो ये डिवीजन किसी ने खुद से बनाया हुआ नहीं है, जितने भी हिस्टोरियंस इसको पढ़े हैं समझे हैं उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये डिवीजन बनाया हुआ है। आप जाके यूपीएससी में अगर इंटरव्यू पूछ लिया तो आप बोलोगे कि नहीं सर 3 ही हिस्सों में है और वो भी इतने ही टाइम से है। ये ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। इवेंट्स को समझने के लिए हमने इनको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ हिस्टोरियंस है जो बोलते हैं इसके इन्वेजन से हुआ मिडिल इंडिया शुरू। कुछ कुछ बोलते हैं 619 से हुआ, जब जो सबसे आखिरी लड़ था हमारा हर्षवर्धन, उसके डेथ के बाद से मिडिवल एरा शुरू हुआ। कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं। तो सबका अपना अलग अलग नजरिया है। बस ध्यान में रखना इसके टाइम से बाद से हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस आना शुरू हुए थे, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े चेंजेस कब आए, मॉडर्न इंडिया के टाइम पे आए। समझ में आया? ठीक है। तो पहला जो डिवीजन है कहां से कहां तक का था, हिस्ट्री से लेके प्री हिस्ट्री से लेके 707 तक का, ठीक है। दूसरा जो डिवीजन है 707 से लेके 1707 क्या है। अब 707 में क्या था पता है आपको, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। और 1707 में क्या हुआ था पता है, औरंगजेब की डेथ हुई थी। डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब। ये दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है जिसके बाद हमारी सोसाइटी चेंज होना। अब उसकी डेथ का इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, उसकी डेथ के बाद से हमारी सोसाइटी चेंज होना शुरू हुई, क्योंकि अराइवल ऑफ द यूरोपियंस हुआ था उसके बाद में, ठीक है ना। अराइवल तो थे, मतलब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी थे, पर उनका इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पे नहीं हो रहा था। जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद से फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर गई थी, ठीक है। और जो मॉडर्न इंडिया है वो सबसे 1707 से लेके अब तक, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हिस्ट्री का डिवीजन है। इसको बेटर में समझने के लिए हम लोग हिस्ट्री को इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो हम लोग पढ़ेंगे भी वो इसी पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा डिवीजन रहेगा एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न का, ठीक है। इसी पार्ट में हम लोग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, इसी कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये डिवीजन लिख लिया सबने, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपके सबके पास लिख के होनी चाहिए, ठीक है। अब हिस्ट्री जो मैंने जैसे कि कहा कि जो पास्ट के इवेंट्स है उनको पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली है पढ़ते कहाँ से होंगे, जो भी रिसोर्सेस होते होंगे वो होते होंगे रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं, कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल चीजें होती है, कुछ ना कुछ लिटरेरी सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो जो चीजें हैं जैसे अभी अमोल है, अमोल की कुछ ना कुछ थिंकिंग रहती होगी, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी को फॉलो करता होगा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ एंशियंट टाइम का कुछ ना कुछ मिल गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल गया, अमोल क्या बोलेगा, अगर वो हिंदुइज्म का फॉलोअर है तो बोलेगा कि ये भगवान राम का कुछ ना कुछ मिल गया मुझे, ठीक है। अगर कोई इस्लामिक हिस्टोरियन आ गया वो बोलेगा नहीं मतलब खुदा का है, भगवान ने उनका है, वो बोलेगा। मतलब जैसे जो भी एविडेंसेस है वैसे आपकी जैसी विजन होगी, आपकी जैसी आइडियोलॉजी होगी, उसके हिसाब से आप हिस्ट्री को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो,
ठीक है। और हम लोग जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम बुक से पढ़ते हैं, रेफर करके पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग उसकी स्कूल्स है, ठीक है, जो स्कूल्स है जो हिस्ट्री को स्टडी करती है। सबसे पहली स्कूल है एंग्लासिस्ट, लिख लो स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री। एंग्लासिस्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ओरिएंटलिस्ट, यूटिलिटेरियनिस्ट। एग्जाम्पल है इसमें जेएस मिल है, बेंथम है, कुछ कुछ इंडिया के भी फिलोसोफर्स इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। रूडियार्ड क्रिपलिंग भी है इसमें, रूडियार्ड क्रिपलिंग, ये ओरिएंटलिस्ट, ये वाला है एंग्लासिस्ट वाला। मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है ना, तो उनके अकॉर्डिंगली जो जो चीजें उनको मिलती गई, उनके अकॉर्डिंगली वो नोट डाउन करते गए, हिस्ट्री को लिखते चले गए। तो उन्होंने जिस अप्रोच से हिस्ट्री को लिखा हुआ है, वो बेसिकली बोलते थे कि इंडिया की जितनी भी चीजें हैं, इंडिया के अंदर देखो, सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनको लगा था कि ये बहुत पागल कंट्री है, यहाँ के लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है, असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल है, हम इनसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से विकसित हुई है, डेवलप्ड हुई है, ठीक है। बट जब उनके कुछ ना कुछ जो हिस्टोरियंस है वो यहाँ पे आके उन्होंने जो एक्सकैवेशन किया, उनको पता चला, उनको हड़प्पा के बारे में पता चला, उन्होंने बोला कि ये तो यार बहुत पुरानी संस्कृति है, बहुत पुरानी मतलब सिविलाइजेशन है। इनके बारे में जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनको पता चला कि तभी हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन आ गया, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर इन लोगों को इसके बारे में पता चल गया, इनके बारे में अगर अवेयर हो गए, तो फिर हमें ये तो ऐसे ही भगा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसलिए हिस्ट्री को उन्होंने अपने अप्रोच से वहां पर लिखने की स्टार्ट की, मतलब कोशिश की। तो ये जितने भी एंग्लासिस्ट थे, इन्होंने हिस्ट्री को ब्रिटिशर्स को कॉर्नर में लग के लिखने की कोशिश की। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी अप्रोचेस डेवलप होते गए, अगर कोई भी मतलब इंडिया के अंदर कोई चीज मिलती है जो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो वो बोलते थे कि नहीं, ये चीजें वहीं से इन्फ्लुएंस्ड होके वहां पे आई है इंडिया के अंदर। मतलब जितने भी है वो हम इन्होंने वेस्ट को सेंटर में रख के उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की थी। जितनी भी थेरी डेवलप देते थे, किसके सेंट्रिक होती थी? वेस्ट के सेंट्रिक। एग्जाम्पल हड़प्पन्स है, हड़प्पन्स का कौन थे? वो उन्होंने जो भी डेवलपमेंट हासिल की थी वो कहाँ से की थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने की थी, ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आर्यंस कौन थे? आर्यंस कहाँ से आए थे? वो भी वेस्ट से आए थे, ठीक है ना। मतलब इनकी जितनी भी थेरीज थी वो बेसिकली बोलने की कोशिश करते थे कि सारी चीजें जितनी भी है इंडिया के अंदर वो वेस्ट की वजह से डेवलप हुई है। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से राइटर से पढ़ रहे हैं और वो क्या बताना चाहता है, ठीक है। हिस्ट्री बेसिकली क्या है ना, फैक्ट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, और हमें वहां से देखना है कि कौन सा फैक्ट जो है, कौन सा सोर्स है, वो कौन सा रिलीवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है। ये पहले हमें मतलब वो समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा राइटर है और वो क्या बोलना चाहता है, कैसे लिखना चाहता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े नाम थे, वो मुझे अभी मैं बता देता हूँ आपको। एंग्लासिस्ट के अंदर कौन से हिस्टोरियन से उन्होंने लिखा हुआ है। ये लिखा है एंग्लासिस्ट। दूसरा है नेशनलिस्ट, इसमें नेशनलिस्ट अप्रोच। इसको इंपेरियलिस्ट भी बोलते हैं, एंग्लासिस्ट या फिर इंपेरियलिस्ट। इसके जो भी फिलोसोफर्स हैं उनके नाम है दो तीन, जो तो है ही, उसके अलावा कुछ इंडियंस है, उनके नाम देता हूँ। दूसरा है नेशनलिस्ट अप्रोच। अबे नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है? जैसे ही फिर ये ब्रिटिशर्स का उन्होंने दिया थेरीज की, मतलब वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, और फिर हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ सोशल रिवॉल्यूशन होना शुरू हो गए थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होना शुरू हो गए थे, हमारे यहाँ के भी लोग कुछ ना कुछ पढ़ने लग गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ब्रिटिशर्स वहां से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें डेवलप हो रही है ये हमारा इंडिया की अपनी चीजें है, हमारा कल्चर है, और बेसिकली ये हमारी चीजें हैं। इन्होंने जितनी भी चीजें कही है वो इंडिया को सेंटर में रख के बताने की कोशिश की गई है, इसमें भी एग्जैगरेशन किया करने की कोशिश की गई है।
ब्रिटिशर्स अपनी बातें बोलते थे तो उनको क्रॉस करने के लिए इन सब ने भी अपनी अपनी बातें रखी है कि उसको कैसे क्रॉस किया जाए। मतलब इनका फोकस होता है अगर कोई चीज ओबीडियंटली अगर वेस्ट से आई भी हुई है तो उसको भी ये बोलने की कोशिश करती है कि नहीं ये इंडिया में ही थी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मतलब इंडिया को बहुत ज्यादा फोकस करके उनको हाईलाइट लिखने की कोशिश की गई है। इनमें कुछ कुछ फिलोसोफर से उनका नाम लिख लो कौन कौन से है नेशनलिस्ट में। सबसे पहला है आरसी मजूमदार, हेमचंद्र चौधरी, आरसी मजूमदार, हेमचंद्र चौधरी, फिर है केपी जायसवाल, आरजी भांडारकर, ठीक है, फिर है वी के रजवाड़े, वी के रजवाड़े, वी के रजवाड़े, और आखिरी है राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र। अब ये जो भी दो फिलोसफीज थी बेसिकली, इंपियलिस्ट और नेशनलिस्ट, इन्होंने जो भी हिस्ट्री लिखी थी या फिर पढ़ी थी और जो भी समझाने की कोशिश की थी वो हिस्ट्री बेसिकली जो अपर क्लासेस है ना, मतलब जो रूलिंग क्लास है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की थी। समझ में आया? मतलब जो रूलिंग क्लास होता है ना उनको ध्यान में रख के उनके सेंट्रिक, जैसे इन्होंने वेस्ट के सेंट्रिक लिखी थी वही ये दोनों स्कूल ने जो अपर क्लास है या फिर जो रूलिंग क्लास है उनके सेंटर में रख के उनको हिस्ट्री लिखने की कोशिश की थी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दोनों चीजों ने, दोनों इन्होंने, ठीक है। पर एक फिर दूसरी मतलब नियर अबाउट 19 या फिर 20th सेंचुरी के बाद में एक नई फिलोसफी आना शुरू हुई, नया अप्रोच डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं कौन सा होगा? मार्क्सिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर जितनी भी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की गई, मतलब जो भी इवेंट्स डेवलप होते गए उसको सोसाइटी के, होलिस्टिक सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और जो मतलब सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस थे जिनका मेन सोसाइटी में इंटरफेरेंस नहीं था उनको ध्यान में रख के, मतलब जो डिप्रेस क्लासेस है ना, उनको अकॉर्डिंग में ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को लिखने की कोशिश की गई। ठीक है, अब इनमें जो भी फिलोसोफर आते हैं सबसे बहुत फेमस है डीडी कोशाम्बी। आप जब आंसर लिखोगे ना तो आप आंसर लिखते हुए इन लोगों को कोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये फायदा वहां पे होगा आपको, और समझने के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर करेगा, जो पढ़ रहे हो वो किसने लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ होगा, है ना। डीडी कोशाम्बी। फिर है आर एस शर्मा, ये भी इसी स्कूल से आते हैं, आर एस शर्मा, और दो तीन लोग हैं, डी एन झा, डी एन झा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अगर आपको एंशियंट इंडिया पढ़ना है तो आप डी एन झा की बुक पढ़ना, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ उन्होंने, कोटेशंस देके, जब अगर आप मेंस के अगर टाइम है तो मेंस के अगर आप आंसर लिखोगे ना तो उसमें बहुत है, और अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो पढ़ना, डीएन झा ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एंशियंट इंडिया को। ठीक है ना। रोमिला थापर भी इसी में आती है। अब वो खुद को मतलब नेशनलिस्ट बोलते हैं, मतलब मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में रखते हैं वो खुद को, पर बेसिकली जो उनकी राइटिंग्स है वो यही दर्शाती है कि वो मार्क्सिस्ट है। ठीक है ना। उसके बाद का अप्रोच है सबाल्टन अप्रोच। देखो ये मैंने बोला ये दो चीजें किसको, अपर क्लासेस को या फिर रूलिंग क्लासेस को सेंटर में रख के लिखने की कोशिश करते थे, ये जो था सोसाइटी सेंट्रिक लिखने की कोशिश करते थे। अगला अप्रोच है सबाल्टन अप्रोच, सबाल्टन अप्रोच। इसमें जो लोअर क्लास या फिर डिप्रेस्ड क्लास थे उनको सेंटर में रख के लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है, लोअर क्लास या फिर डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, इनको सेंटर में रख के लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें हिस्ट्री को इस अलग अलग अप्रोचेस से पढ़ने की कोशिश की जाती है, और जब भी हम पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करना, अगर कोई अगर बहुत ज्यादा अपर क्लासेस की बातें कर रहा है और अगर ब्रिटिशर्स को इंपॉर्टेंस, वेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो हो गया इंपेरियलिस्ट अप्रोच, हो गया एंग्लासिस्ट, या फिर अगर कोई इंडियन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बताने की कोशिश कर रहा है तो वो नेशनलिस्ट राइटिंग हो गई। ठीक है ना। अगर सोसाइटी को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड करने की कोशिश की जाती है राइटिंग्स के अंदर तो हो गया मार्क्सिस्ट, क्योंकि ये जो अप्रोच था ना वो बहुत अच्छा अप्रोच था, क्योंकि सोसाइटी की काफी ऐसे एस्पेक्ट थी जो इन लोगों ने कवर नहीं किए थे।
तो जितने भी वो, ये मतलब नई थी, 19th-20th सेंचुरी के अंदर ये डेवलप होना शुरू हो गई थी, 18-19 में। ठीक है, तो तब मतलब सोसाइटी के बारे में कुछ कुछ नई नई चीजें, बहुत जो भी फिलोसफीज आई थी आगे, बहुत अमेजिंग थी, बहुत अच्छी थी, सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की गई थी उसमें। ठीक है, और जो हमारी 12th की एनसीईआरटी है ना, मिडिवल की और एंशियंट की, वो बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे एस्पेक्ट के मतलब फोकस करने की कोशिश करती है, मार्क्सिस्ट अप्रोच को। बहुत अच्छे लिखा हुआ है उसमें, आप उसको पढ़ना, मतलब वैसे ही आपको पढ़ना ही है। तो जो 12th की तीनों एनसीईआरटी है ना, वो आपको पढ़नी है पूरी, उसको पढ़ना शुरू कर दो अभी से, प्लीज भी हेल्प होगी, और मेंस में तो होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब सबाल्टर्न अप्रोच कौन से अप्रोच से पढ़ना है, ठीक है, सबको लिख लिया सबने ये? इसका बेसिक रखना आपके पास लिख के, ठीक है ना? फिर है सोर्सेस। हिस्ट्री पढ़ते कहाँ से है हम लोग, है ना? सोर्सेज बेसिकली कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं? सोर्सेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फिर होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल में अलग अलग क्या होता है? एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन, कॉइन्स, एपिग्राफी, पिलर्स, ये सारे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है ना? इन सबसे हम हिस्ट्री को डिसिफर करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की या फिर समझने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में काउंट होती है। एक्सपेडिशन, हाँ एक्सपेडिशन लिखा ना हमने, एक्सकैवेशन एक्सपेडिशन एक ही है ना, एक्सकैवेशन एक्सपेडिशन दोनों एक ही है। फिर है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को बेसिकली हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहला होता है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज मतलब अगर यहाँ पे क्लास हो रहा है तो क्लास कैसे हुआ, इसके बारे में अगर लिखना हुआ तो अमोल लिखेगा क्लास कैसे हो रहा था, क्योंकि वो क्लास में बैठा हुआ है। ठीक है, वही 5-6 दिन बाद मतलब कुछ ना कुछ और एक नया लड़का आता है, उसको अमोल बता रहा था कि ऐसे ऐसे क्लास हुआ था, पर वो प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे, तो उसने समझ के लिखा है अकॉर्डिंगली कैसे हुआ था। मतलब जो हमारा फॉर एग्जाम्पल मौर्यन टाइम है, मौर्यन टाइम के, मौर्यन एरा के टाइम पे कौन था वहां पे? एक राइटर था, कौन था? कौटिल्य, अर्थशास्त्र। उन्होंने अपनी बुक लिखी है अर्थशास्त्र, तो उसने टाइम अपने आंखों से देखा हुआ है ना उस चीज को, तो हो गया प्राइमरी सोर्स। ठीक है, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र को लिख पढ़ के किसी और राइटर ने अगर उसको लिखा होगा मॉडर्न टाइम को, तो वो हो गया सेकेंडरी सोर्स। समझ में आया? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स बेसिकली। फिर हम और इसको, ये जो पहला प्राइमरी डिवीजन हो गया, दूसरा सेकेंडरी डिवीजन है जो इंडियन सोर्सेस और वेस्टर्न सोर्सेस है ना, वेस्टर्न सोर्सेस। इसमें फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में जो भी उनका कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं वो लोग, उसको पढ़ते हैं हम लोग। और कुछ ना कुछ मॉन्क्स होते हैं, रिलीजियस मॉन्क्स, रिलीजियस मॉन्क्स, उनकी उनकी कुछ ना कुछ बुक्स होती है, उनके बारे में रेफर करके पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वो हो गया वेस्टर्न। फिर है इंडिया के अंदर रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स है ना, रिलीजियस में अंदर अलग अलग है, हिंदुइज्म की बुक्स, जैनिज्म की बुक्स, बुद्धिज्म की बुक्स, है ना। रिलीजियस बुक्स के ऊपर से हम लोग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, सारे सोर्सेस है हिस्ट्री को पढ़ने के। ठीक है, फिर होती है कुछ ना कुछ साइंटिफिक बुक्स, वरामहीर, आर्यभट्ट, इन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है वो सारी साइंटिफिक बुक्स के अंदर काउंट होती है। फिर होती है कुछ ना कुछ बायोग्राफीज होती है ना, किसी किसी की बायोग्राफीज। तो ये सारी हो गई हमारी सोर्सेस। हिस्ट्री को हम लोग कहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां के अलग अलग सोर्सेस कौन से होते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो समझ में आया हिस्ट्री को समझने के, पढ़ने के अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं, और हिस्ट्री को किस हिस्से से हम लोग समझते हैं, सोर्सेस कौन कौन से होते हैं।
ठीक है। अब बोलोगे सर इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा होगा, कौन सा हो सकता है? आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी? बेसिकली दोनों सोर्सेस एक दूसरे के ऊपर से ही डिपेंड होते हैं। कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं जिनको समझने के लिए हमें उस टाइम की जो लिटरेचर होती है उसको समझना पड़ता है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेस भी होते हैं जिनको हम समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे मतलब एरा को समझने की कोशिश करती है। बट बेसिकली जो हिस्टोरियंस है वो सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट किसे मानते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को। क्योंकि जो कॉइनेज वगैरह होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो लिपि वगैरह होती है ना, उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही वहां पे बेस्ट हेल्प होती है। ठीक है, समझ में आया। और इसमें लिटरेरी में होता है ना, रिलीजियस में पुराण वगैरह है, पुराण और महाकाव्य, महाभारत, ये सब कुछ चीजें इसी में आती है। वेद वगैरह ये सारी चीजें रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है हिंदुज्म के अंदर। इसका डिवीजन अलग है, रिलीजियस। रिलीजियस के अंदर हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू के अलग अलग है, वेद पुराण सारी चीजें। बुद्धिस्ट के है कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, फिर उसमें अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे है, डिवीजन है। इन सब चीजों से हमें हिस्ट्री समझने के लिए और पढ़ने के लिए मिलती है। ये सारे हो गए हिस्ट्री के सोर्सेस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस का पहला पार्ट है एंशिएंट इंडिया। ठीक है, कहां से कहां तक है एंशिएंट इंडिया? स्टार्टिंग से जहां से हिस्ट्री शुरू हुई समझना पढ़ना, वहां से लेके 707 तक। 707 में क्या हुआ था? अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था। ठीक है, वहां से फिर सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हुए। हर एक लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ अलग डेफिनेशन बताते हैं। कोई कोई बताते हैं कि वो हर्षवर्धन जो सबसे आखिरी हिंदू राजा था, उसके डेथ के बाद से ही मिडिवल इंडिया शुरू हुआ था। सबका अपना अलग अलग डेफिनेशन है। बेसिकली ध्यान में रखना, एंशियंट सोसाइटी के अंदर जो मेजर चेंजेस होना शुरू हुए तभी से फिर मिडिवल सोसाइटी शुरू हुई थी। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो जो मैं बता रहा था ना कि हमें अप्रोच कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शनल की स्टडी करते हैं ना लड़के, वो देखो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल तरीका होता है, एक वर्टिकल तरीका। ठीक है ना, जो आप जीएस में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल तरीका अपनाना पड़ता है। मतलब हॉरिजॉन्टल चीजों को फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, डाल दो हेडिंग एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया को नियर अबाउट हम 9 से 10 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 9 से 10 पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है उसका स्टोन एज। स्टोन एज। दूसरा है हड़प्पन एज। इसी को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, या फिर फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, फिर हड़प्पा के बाद है कैलकोलिथिक एज। कैलकोलिथिक एज। फिर है कौन सा है, वैदिक एज। इसी को फिर या फिर आयन एज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है महाजनपद। महाजनपद, 16 महाजनपद थे। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ रिपब्लिक थे, वो देखेंगे हम लोग। फिर है मौर्य एज। फिर है पोस्ट मौर्य एज। पोस्ट मौर्य एज। ठीक है, उसके बाद आता है गुप्ता एज। फिर है पोस्ट गुप्ता एज। और अभी फिलहाल एक नया एस्पेक्ट आया हुआ है जो 10th वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया। ठीक है, क्योंकि जो एंशियंट सोसाइटी का एंड था
ठीक है। और जहां से मिडिवल सोसाइटी का एंड शुरू हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, उसको बोलते हैं हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया। जो पहले के हिस्टोरियंस थे, जैसे आर एस शर्मा हो गया और या फिर सतीश चंद्र हो गया, विपिन चंद्र हो गया, वो इस अर्ली मिडिवल इंडिया को मिडिवल इंडिया का पार्ट मान के चलते थे। पर फिलहाल जो भी एस्पेक्ट डिस्कवर हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली ये जो पार्ट था, इसमें जो भी बेसिकली जो फीचर्स पाए गए हैं वो फीचर्स एंशियंट इंडिया के पाए गए, इसीलिए इस पार्ट को हम लोग एंशियंट इंडिया में काउंट करते हैं, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, क्लियर है सबको? अर्ली मिडिवल इंडिया जो अपना उपिंदर सिंह है या फिर कुछ रोमिला थापर है, ये सब बोलते हैं कि ये जो पार्ट है ये किसका है, एंशियंट इंडिया का पोर्शन है। समझ में आया? तो ये जो डिवीजन हो गया ना एंशियंट इंडिया का, ये था हॉरिजॉन्टल डिवीजन। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया, ये सारी इतने टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं। ठीक है ना? अब दूसरा जो वर्टिकल डिवीजन है वो क्या होता है ना, अब जो एक एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ये है स्टोन एज हो गया, या फिर जो जितने भी स्टोन एज थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, कैलकुलेटिक वेदिक एज, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इनमें से कौन से अप्रोचेस को हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्लास में, और उसी से हम लोग अप्रोच करेंगे। जैसे स्टोन एज था तो इसके टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे हुए थे, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। दूसरी चीज होती है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और क्या हो सकता है, सोशल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, और कल्चरल एस्पेक्ट। ये हो गया आपका वर्टिकल अप्रोच। ठीक है ना, आपको कितनी चीजें इसके अंदर कवर करनी है और एक एक चीज के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये हो गया वर्टिकल अप्रोच। तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं या फिर करेंगे, उनको ये सब चीजें तो कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद ये डेप्थ में इन सब चीजों को इतने हॉलिस्टिकली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जो टॉपिक है हॉरिजॉन्टली, ज्यादा से ज्यादा हम लोग हॉरिजॉन्टली टॉपिक कवर करने की कोशिश करना पड़ेगा, और जो वर्टिकली अब ये जो टॉपिक्स है, ये सारे एस्पेक्ट हैं, उन एस्पेक्ट को हर एक इसमें कॉन्टेक्स्ट में कैसे कैसे चेंज होते गए, मतलब पॉलिटिकल जो भी चीजें हैं वो कैसे कैसे चेंज होती गई, सोसाइटी के अंदर किस तरीके के चेंजेस आते गए, है ना, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे कैसे लोगों की बदलती गई, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, मतलब क्या थी, क्या चेंजेस आते गए, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर वे में उसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज थी, जो ये पॉलिटिकल वगैरह जो एस्पेक्ट है, उसके अंदर हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसको लिख लिया आपने, ये डिवीजन लिख लिया हिस्ट्री का, बेसिकली कितना है, 10 चीजें हैं। ठीक है ना, लिख लिया सबने इसको, इसको लिख लेना हॉरिजॉन्टल अप्रोच। ठीक है, फिर लिखना वर्टिकल में पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में लिखना पहले तो रूलिंग क्लास या फिर पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल चेंजेस, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, पॉलिटिकल। दूसरा है इकोनॉमिक, इसमें आएगा एग्रीकल्चरल, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब क्राफ्ट बोल लो सीधा उसे, क्राफ्ट। ठीक है, करेंसी ऑन मॉडिफिकेशन, ये सारे एस्पेक्ट हमें इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करने पड़ेंगे यहाँ पे एंशिएंट इंडिया के अंदर। फिर है सोशल एस्पेक्ट, सोशल में सबसे पहला डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कंडीशन ऑफ वुमेन, कंडीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, फिर कंडीशन ऑफ लोअर क्लास, कंडीशन ऑफ लोअर क्लास। ठीक है, कंडीशन ऑफ लोअर क्लास, ये सारे एस्पेक्ट हमें वहां पे डिस्कस करने पड़ेंगे। और सबसे आखिरी का एस्पेक्ट है कल्चरल एस्पेक्ट, इसमें रिलीजियस डेवलपमेंट्स,
रिलीजियस बिलीफ्स या फिर रिलीजियस डेवलपमेंट्स, बिलीफ्स या फिर डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स। लैंग्वेज लिटरेचर कौन कौन से डेवलप हुए? लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो हमारा सिलेबस का पहला पॉइंट था यूपीएससी वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला, वो टॉपिक हमारा इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि स्टोन एज में क्या था, जो न्योलिथिक था, मिजोलिथिक था, है ना, मेगालिथिक था, उसमें कैसे कैसे वो भीमबेटका केव्स वगैरह, वो हम वहां पे कवर करते जाएंगे। ठीक है ना? तो हमारा पैरेलल ही आर्ट एंड कल्चर भी प्रिपेयर होते जाएगा, और एंड में अगर कुछ टॉपिक बचेंगे कल्चर के, तो हम उसको, जैसे पपेट्री वगैरह हो गया, जितने भी बचेंगे उसको हम अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है ना? मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन हमारा पोर्शन इसी कॉन्टेक्स्ट से डेवलप होता है, क्योंकि हम देखेंगे ना रिलीजियस कैसे कैसे डेवलप हुई, फिलोसफी, आर्किटेक्चर कैसे डेवलप होते गया, ये हम लोग पैरेलली इसका देखते जाएंगे, जैसे हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली, सबसे पहले देखना पड़ेगा स्टोन एज, स्टोन एज में क्या था, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। ठीक है? फिर हड़प्पन में कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, और उन हर एक इसमें ये सारे कॉन्टेक्स्ट को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। समझ गया हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है? यही अप्रोच मिडिवल में, यही अप्रोच मॉडर्न में। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है? तो हम लोग हिस्ट्री को इस तरीके से अप्रोच करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजों में। हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम चीजें हमें कवर करने की कोशिश करनी है, वर्टिकली जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस के क्वेश्चन के हिसाब से, उतनी चीजों को कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है? क्लियर है? बोरिंग लग रही है क्या हिस्ट्री? अभी तक तो नहीं लगी होगी। हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको बोरिंग नहीं, अच्छा बनाए समझने के लिए। तो समझ में आया? इसको नोट डाउन किया, क्योंकि ये एस्पेक्ट लोगों को, लड़कों को पता नहीं होते, और अगर हम इस एस्पेक्ट से पढ़ेंगे ना, तो चीजें याद रखने में भी आसानी होती है। ठीक है ना? बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हमने हिस्ट्री को, है ना? कुछ रटने की जरूरत नहीं ना कुछ, बस समझते जाओ, और जब समझोगे तो अपने आप चीजें याद रहेगी, रटने का काम नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो इस अप्रोच से हमें डिस्कस करना है हिस्ट्री को। अब डाल दो हेडिंग क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। दो फेजेस है, फेज 1, फेज 2। जो फेज 1 है वो है पैलियोलिथिक, जो स्टोन एज वाला था, है ना? पहले डाल लेना स्टोन एज, स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर देखना है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ये थी 6 लाख से 10 लाख बीसीई। टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे ना बीसीई, जैसे मैंने बोला था कि एक जीसस क्राइस्ट का बर्थ, उनके बाद का जितना भी था वो 1 2 3 4, और उनका उनका पहले का था वो 1 2 3 4 से निगेटिव में आएगा, मतलब 10,000 पहले, 9,009 बाद में 7 ऐसे जाएगा। ठीक है? तो पहला था पैलियोलिथिक एज, फिर है मिजोलिथिक एज। मिजोलिथिक एज ये है, और ये 10 लाख नहीं है, 10,000 तक। 10,000 से लेके कितना आएगा, 6,000, 6,000 बीसी। फिर है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ये जो है नियोलिथिक एज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ये क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे ही सारी चीजों, फायर है जो अपना व्हील होता है, इन सब का इवोल्यूशन रिवोल्यूशन जितना भी हुआ था, ये सारा यहीं पे हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं एरा ऑफ रिवोल्यूशन, है ना? बड़ी बड़ी चेंजेस, मतलब, और बोलते हैं कि इंसान ने खेती करना भी सबसे पहले यहीं से शुरू किया था, एग्रीकल्चर का। ठीक है ना? नियोलिथिक एज, इसका टाइम है 6,000 के बाद में। फिर है अगला है इसका कैलकुलिथिक एज।
ठीक है। अभी जो कैल्को है ना, इसका क्या मतलब होता है, कॉपर। कॉपर को ही कैल्कोलिथिक करके बोलते हैं, मतलब जैसे ही कॉपर का यूज होना शुरू हुआ उसी एरा को बोलते हैं हम लोग कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसका ड्यूरेशन है आफ्टर 3500 बीसी, 3500 बीसी के बाद में। ठीक है ना, ये हमें क्योंकि उसके एविडेंसेस मिलते चले गए। अगला है इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इसी को बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मतलब ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू किया ह्यूमन बीइंग ने। ये था 2600 से 1900 बीसी। 2600 से 1900 बीसी। और सबसे आखिरी डिवीजन है इसमें मेगालिथिक, मेगालिथिक एज, 1300 से 500 बीसी। मेगालिथिक एज 1300 से 500 बीसी तक। इसके बाद शुरू होता है हमारा फेज 2। फेज 2 में सबसे पहले आता है वैदिक एज, फिर है बुद्धा एज, फिर है मौर्य एज, पंद्रह सौ से 600, 600 से 400 बीसी है ये सब। मौर्यन का 400 से 200, फिर पोस्ट मौर्य एज, एटी 300 बीसी से 600 एडी, पोस्ट मौर्य एज। 300 बीसी से 600 एडी तक पोस्ट मौर्य एज। फिर है गुप्ता, पोस्ट मौर्य के बाद में गुप्ता एज, 600 से 750 एडी या फिर सीई। फिर सबसे आखिरी वाला था अर्ली मिडिवल इंडिया, 750 से 1200 बीसी, सॉरी एडी। हाँ हाँ, पोस्ट गुप्ता को ही हम लोग अर्ली मिडिवल बोलते हैं। पोस्ट गुप्ता वहां से शुरू होता है अर्ली मिडिवल, या फिर इसको पोस्ट गुप्ता भी बोल दो। पोस्ट गुप्ता स्लैश करके उसको अर्ली मिडिवल लिख दो, ठीक है। बट बेसिकली एक काम करो, इसके बाद लिख दो सेम नंबर पे पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता एज, उसमें लिखना 600 टू 700, ठीक है, क्योंकि पोस्ट गुप्ता इतना लंबा नहीं चला था, 1200 तक नहीं चला था, ठीक है ना। उस पर लिखना 600 से 700 तक लिखना। वो ड्यूरेशन चलता गया ना, पोस्ट गुप्ता एम्पायर जब तक था उसके जो बेसिक फीचर्स थे, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में उसमें कुछ उसको कुछ ना कुछ चीजों ने एक्वायर करना शुरू किया, तो वो प्रोसेस चलता गया। नहीं 750 के बाद नहीं आता, इसको लिख लो 700 टू 750 लिख लो, पोस्ट गुप्ता को ऐसे लिख लो 700 टू 750 लिख लो, क्योंकि उतना लंबा नहीं चला। 707 के बाद में तो मिडिवली शुरू हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग तो उतना लंबा नहीं था वो। इस नंबर्स का कोई वैल्यू नहीं है, बस समझने के लिए हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। बस हमें देखना कि कौन सी चीजें कैसे कैसे डेवलप होती गई, ठीक है ना। लिख लिया सबने इसको, तो हाँ
हो गया। ये लिखा आपने पहला वाला स्टोन एज, उसका डिवीजन लिखा ना हमने, फेज 1 वाला, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और मेगालिथिक। ठीक है। दूसरा है फिर हड़प्पन वाला। इसमें बेसिकली दो जो सबसे बड़े एक्सकेवेशन थे वो था हड़प्पा और फिर मोहनजोदारो। ठीक है। तीसरा है आयरन एज सिविलाइजेशन। ये कहां से कहां से था? 1500 से लेके 600 बीसी। इसके इसके बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है वैदिक एज, दूसरा होता है वैदिक एज, दूसरा होता है पोस्ट वैदिक एज। वैदिक एज मतलब जहाँ पे बेसिकली ऋग्वेदा लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है। ये होता है 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में। ठीक है ना। और जो पोस्ट वैदिक है वो होता है 1000 से लेके 600 बीसी का। ठीक है ना। अगला वाला जो था, चौथा वाला, 16 महाजनपद का टाइम था। महाजनपद, उसी को बोलते हैं हम लोग बुद्धा एज। कब था वो? 600 से 400 बीसी का था। ठीक है ना। तो लिखना अनसेटल्ड लाइफ और उसमें लिखना सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ, इसके टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो बहुत अनसेटल्ड थे, है ना। ट्राइब्स थे, घूमते रहते थे, और यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू करके हमें सेटल लाइफ जीना उन्होंने शुरू किया था। ठीक है। पोस्ट वैदिक के टाइम पे। महाजनपद ये लिखा सबने? इतना क्लियर है? फिर जो था महाजनपद का एरा। अब ये महाजनपद जो है ना, ये महा और जनपद, ठीक है ना, मतलब ये दो वर्ड से मिला हुआ है, महा और जनपद। जब दो जन मिलके बोलते थे महाजनपद। महाजनपद, जो छोटी छोटी ट्राइब्स होती थी वो ट्राइब्स इकट्ठा आके एक थोड़ा बहुत उनका ग्रुप बनता था, उस ग्रुप को बोलते हैं जनपद। और जो बहुत सारे जनपद एक साथ मिलके बोलते थे उसको बोलते थे महाजनपद। ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े होके बनते थे महाजनपद। ऐसे टोटली 16 महाजनपद थे। ठीक है। उनमें से कुछ कुछ मोनार्की थी किसी किसी में, और कुछ ना कुछ रिपब्लिक थे। रिपब्लिक। ठीक है। किसी किसी में मोनार्की थी, कोई कोई रिपब्लिक था। दो सबसे इंपॉर्टेंट जनपद है, भरत जन और कुरु जन। कुरु जनपद, महाजनपद। भरत, कुरु, दोनों मिलकर बनते हैं कुरु। ये फेमस है, मतलब एग्जांपल देने के लिए। इसी को हम लोग बुद्धा एज भी बोलते हैं, एज ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस, अगला पॉइंट लिखना इसी महाजनपद के, इसमें रिलीजियस रिवॉल्यूशन। रिलीजियस रिवॉल्यूशंस, उसमें सबसे पहला है बुद्धिज्म।
कौन थे इसके प्रोफाउंडर? गौतम बुद्ध। दूसरा था जैनिज्म, थे महावीर। और तीसरा था आजीविका, इसके थे गौशाला, मस्कीपुत्र। ऐसे बोलते हैं कि नियर अबाउट 1500 से 2000 के बीच में सेक्ट वहां पे बन के हुए थे, पर सरवाइव नहीं कर पाए वो लोग। ठीक है ना, बेसिकली ये 3 ही सेक्ट थे जो सरवाइव कर पाए, है ना, उस टाइम पे। क्लियर है सबको? लिख लिया इसे? अब ये जो महाजन थे बेसिकली, सबसे जो स्ट्रॉन्ग और सबसे जो तगड़ा महाजन था वो कौन सा था? मगध, मगध एम्पायर। इस मगध एम्पायर को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, या फिर 3 डायनेस्टी यहाँ पे आके गई है। सबसे पहली थी हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, या फिर इसको पितृहंता भी बोलते हैं। हर एक ने जो भी अगला रूलर आया था, इसने अपने फादर को मार के वो आया था, इसलिए इसको पितृहंता भी बोलते हैं, पितृहंता, हंता डायनास्टी जो पहली है। फिर दूसरी डायनास्टी थी शिशुनाग डायनास्टी। हाँ क्या? हाँ वही हम देखेंगे कौन कौन से, बस डिवीजन देख लेते हैं। शिशुनाग डायनास्टी, फिर है नंद डायनास्टी। ये जो डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी, इसके अंदर 4 रूलर होके गए थे। सबसे पहला था बिंबिसार, बिंबिसार। फिर था अजात शत्रु, फिर था नगाद शक, नगाद शक। चौथा था उदयन, उदयन। शिशुनाग में बेसिकली 2 थे, शिशुनाग नाग जो फाउंडर था, और दूसरा है काल अशोक, काल अशोक, काल अशोक। नंदा में 2 थे, एक तो महापद्मानंद, और था धनानंद, धनानंद। ये नंद डायनास्टी का सबसे आखिरी लॉर्ड था धनानंद। इसी का एक मंत्री था कोर्ट में, कौन? कौटिल्य, है ना। उसी ने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलके मौर्य एम्पायर का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है किससे कैसे कैसे चीजें डेवलप होती गई, है ना। इसमें आपको इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये खाली जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था ना, वही है कौन सी चीजें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती गई। क्लियर है? ठीक है, लिखो, हो गया लिख के सबका? फिर है कौन सी डायनास्टी? मौर्य डायनास्टी। कौन था इसका फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। 3 रूलर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका ही बेटा अजात शत्रु, सॉरी बिंदुसार, बिंदुसार, उसका बेटा था अशोक। हो गया। सबसे आखिरी रथ है इसका बृहद रथ, बृहद रथ, बृहद रथ। इसी को मार के इसका जो वजीर था, जो सेनापति था उसका, मिलिट्री कमांडर, वो था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र
सुंग, उसने सुंग डायनास्टी की एस्टेब्लिशमेंट की थी और वहीं से शुरू हुई थी फिर पोस्ट मौर्यन डायनास्टी। ठीक है ना। जो मौर्यन डायनास्टी का सबसे आखिरी रूलर था बृहद्रथ, उसी को मार के फिर उसका जो मिलिट्री कमांडर था पुष्यमित्र शुंग, उसने सेना काबिज कर ली और वहीं से फिर पोस्ट मौर्यन डायनास्टी शुरू हुई थी छोटी मोटी। ठीक है ना। पर इसी का एक और पार्ट है, मौर्यन डायनास्टी के टाइम पे पैरेलल में साउथ इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी डायनास्टीज राइज होना शुरू हो गई थी, उसको बोलते हैं हम लोग, इस पे लिखना मौर्य के बाद में उसका ए पार्ट करके संगम एज। संगम एज साउथ में उसके टाइम पे 3 डायनास्टी होना शुरू हो गई थी, चेरास, चोला और पांड्यास। ठीक है, चेरास, चोलास और पांड्यास। जो चेरास थे जो केरला का पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला कर्नाटक का इधर वेस्टर्न वाला पोर्शन, यहाँ पे चेलास। तमिलनाडु के पोर्शन में थे पांड्यास और तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा नदन और आंध्र प्रदेश का पोर्शन में थे चोलास। चोलास ने बाद में खुद को, उनके अलग अलग एराज है, ठीक है, पहले एरा में चला उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जो उनका मिडल एरा है उसमें चला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, चला ने पूरा एक्वायर कर लिया था डेक्कन, मतलब नीचे श्रीलंका तक को उन्होंने एक्वायर किया था बाद में। तो ये मिडिवल इंडिया के टाइम, मतलब मॉडर्न एंशिएंट में मौर्य के पैरेलली साउथ में कुछ ना कुछ स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। उनका मेंशन अशोक ने अपने पिलर्स पे भी किया हुआ है, उसके कॉइनेज पे भी है, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे भी मिलता है हमें। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर जो उसका है उसके वहाँ पे मिलता है, तो मतलब उसके टाइम पे पैरेलली संगम एज वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। अब इसको संगम नाम क्यों दिया गया? जो पांड्यास थे उनका जो शाही दरबार होता था उसमें वो लोग जो पोएट्स वगैरह होते थे उसके टाइम पे, उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन करते थे मीटिंग। तो उनकी मीटिंग्स में जितनी भी कंपाइलेशन हुई है पोएट्स की, उन पोएट्स को बोलते हैं हम लोग संगम। मतलब जो भी वो ऑर्गेनाइज करते थे इवेंट, उस इवेंट का नाम है संगम। इसलिए ये जो भी इवेंट्स हुए थे, ये जिनमें डायनास्टीज है, इनका नाम संगम करके इसको बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली समझा आपको डिवीजन। सबसे आखिरी रूलर कौन था मौर्यन डायनेस्टी का? बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग बना था रूलर, और उसने अपनी पहली डायनेस्टी शुरू की थी, शुंग डायनेस्टी। तो इसके मौर्य के बाद में क्या था? पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य को हम लोग बेसिकली दो हिस्सों में बांटते हैं, तो इंडियन स्टेट्स, दूसरे होते हैं फॉरेन ट्राइब्स, फॉरेन इन्वेडर्स, इन्वेडर्स ही बोलेंगे उनको, फिर फॉरेन डायनास्टीज, डायनास्टीज। ठीक है, इंडियन स्टेट्स के अंदर जो सबसे पहला कौन सा था अभी देखा हमने? शुंग। शुंग, कान्व, उसी को मार के फिर उसका मिलिट्री कमांडर ने वो किया था, रूल किया, कान्वा, वासुदेव कान्व। ठीक है, तीसरा था सातवाहना। महाराष्ट्र के अंदर, डेक्कन के अंदर सातवाहना डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहना, सातवाहना डायनेस्टी। क्लियर है? हेलो, क्लास में अभी फोन कर, तो क्लास उठ लेंगे। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे थे इंडो ग्रीक, शाकास, कुशान, सॉरी पार्थियंस, पार्थियंस और कुशान, ये सारे। अब इसको फॉरेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से वहां पे इंडिया में आके उन्होंने रूल करने की कोशिश की। ठीक है, और ये सारे हमारे इंडिया के ही थे, तुंग, कान्वा, सातवाहना, इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियन और कुशान, ये सारे बाहर से आके उन्होंने रूल करने की कोशिश यहाँ पे की थी, है ना। जो हमारा नदन पोर्शन है ये, और नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन जो है, यहाँ पे ये लोग बेसिकली एस्टेब्लिश थे ये सारे लोग। ठीक है ना। और जो हम एंशियंट इंडिया में सुना होगा, पढ़ा होगा, सिल्क रूट, पता है, जो चाइना जो भी कंट्रोल करता है, जिसको सिल्क रूट हमारे यहाँ से जाता था, अफगानिस्तान वाले एरिया से फिर इराक पे जाके चाइना से जाके कनेक्ट करता था, उस पे कुशान ने अपना रूल किया था। कुशान ने ही उसको एस्टेब्लिश किया था, सिल्क रूट को। ठीक है, तो ये थे पोस्ट गुप्ता। जैसे ही फिर आता है, इनके बाद में आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड, गुप्ता में सबसे पहला कौन सा फाउंडर? श्री गुप्ता।
इनका मेंशन नहीं मिलता है हमें। सबसे पहला मेंशन मिलता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। इसी का मेंशन हमें मिलता है जो मेहरुली पिलर मिलता है ना, मेहरुली पिलर जो कभी रस्ट नहीं हुआ, नॉन रस्टेड, इसी के उस वहां पे इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि चंद्रगुप्त रूलर था, उसके पिताजी थे घटोत्कच, घटोत्कच, और उसके पिताजी थे श्रीगुप्ता, दादाजी थे इसके, और इसी ने इसके फाउंडेशन मेंबर थे श्रीगुप्ता, ठीक है। इसके समुद्रगुप्ता के बाद में आया था, सॉरी, चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद में आया था समुद्रगुप्त, उसके बाद था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इसी को विक्रमादित्य करके भी बोलते हैं, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था बीच में इनका, कुमारगुप्त, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था ना, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। और इनका आखिरी रूलर था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आखिरी, लास्ट रूलर। ये था गुप्ता का डिवीजन रूलर्स का। फिर है पोस्ट गुप्ता डायनास्टी, पोस्ट गुप्ता डायनास्टी। सबसे पहले थी पुष्यभूति डायनास्टी, पुष्यभूति डायनास्टी, या फिर इसको वर्धन भी बोलते हैं, वर्धन डायनास्टी। इसका फाउंडर था प्रभाकर वर्धन, ये फाउंडर था। और इसका बेस्ट रूलर था, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। इसको लास्ट हिंदू रूलर भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं इसके डेथ के बाद से ही फिर मिडिवल इंडिया शुरू हो गया था, ठीक है। पुष्यभूति, दूसरा है राष्ट्रकूटा, नहीं, राष्ट्रकूटा अलग है। फिर यहाँ पे है चालुक्यास, सबसे आखिरी है पल्लवास, पल्लवास। इसका सबसे फेमस रूलर था पुलकेशियन सेकंड, पुलकेशियन सेकंड। हर्षवर्धन को इसी ने हरा के मारा था, पुलकेशियन सेकंड ने, है ना। रूलर था इंपॉर्टेंट रूलर। इसका इंपॉर्टेंट रूलर था नरसिम्हा वर्मन। ये सब देखेंगे पढ़ेंगे, बस अब समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है ना, हिस्ट्री में कौन सी चीजें आती है। क्रोनोलॉजी आपको सबको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे हिस्ट्री डेवलप होती है ना। नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, और ये पुलकेशियान को उसने मारा था, नरसिम्हा वर्मन ने। हो गया। पोस्ट गुप्ता में कौन सी थी? पुष्यभूति डायनास्टी या फिर वर्धन डायनास्टी, चालुक्य डायनास्टी और पल्लवास डायनास्टी, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेडर्स,
सबसे पहला है कौन था? कासिम। दूसरा इसको कुछ कुछ ऐसे भी लिखते हैं। तीसरा था मोहम्मद घूरी। चंगेज खान था शायद नेक्स्ट। चंगेज खान। तैमूर लंग। ये कब आया था? 707 में। एक हजार ईयर याद नहीं रहते हैं मुझे। 1991। 1221। 1398। कुछ प्रोग्राम है क्या इधर? हाँ ठीक है। और जब इसने अटैक किया था, ठीक है, तब इंडिया का रूलर कौन से थे? वो कौन इंडिया पे राज कर रहा था उस वक्त? दाहिर। दाहिर। गजनी जब किया था तब जयपाल आनंद पाल। जयपाल आनंद पाल। घुरी के टाइम पे कौन था? अभी मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान, है ना? पृथ्वीराज चौहान। और था जयचंद, है ना, उसी का चाचा जयचंद। चंगेज खान किसके टाइम पे आया था पता है? इल्तुतमिश, जो दलती सल्तनत का था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तैमूर लंग किसके टाइम पे था? तैमूर लंग आया था नासिर उद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे। नासिर उद्दीन, ये सब मिडिवल में देखेंगे। उद्दीन महमूद, महमूद तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का रूलर था ये, तुगलक। लिख लिया। पांचवा, छठवा था बाबर, इन्वेडर। जितने भी आए थे बाबर। 1526। किसके टाइम पे आया था ये? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। उसके बाद नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। सबसे बड़ा अहमद शाह अब्दाली। कब आए थे ये? मोहम्मद शाह, ये फिर मुगल रूलर है, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर है अहमद शाह मराठा। अहमद शाह थ्रोन पे था और उसको चला रहे थे मराठा। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, तब का टाइम है 1761 का। ये बेसिकली इस तरीके से सारे इन्वेडर्स आए थे, ये हम लोग मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है ना?
ठीक है। फिर जो बताया था ना अर्ली मिडिवल इंडिया, इसके बाद वाला लिख लो, अर्ली मिडिवल इंडिया अगला वाला। पोस्ट गुप्ता देखा था हमने, पोस्ट गुप्ता के बाद इन्वेडर्स आए थे, ये बीच में है, फिर उसके बाद है अर्ली मिडिवल इंडिया। इसको लिख लिया सबने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलता नहीं है ना ये, इसको रखना अपने पास लिख के, काम में आएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कौन आया उसके बाद कौन आया, क्रोनोलॉजी के लिए। कभी कभी प्लीज पे क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, समझने के लिए बेटर होता है ये क्रोनोलॉजी अगर पास आपके पास रही तो अच्छा होता है, क्रोनोलॉजिकली लिखने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, पर इसको अगर ध्यान में रखोगे तो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फिर है अर्ली मिडिवल इंडिया, जो आपके था अर्ली मिडिवल इंडिया। इसमें बेसिकली ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल का था, ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल, मतलब 3 स्टेट के बीच में स्ट्रगल हुआ था, ठीक है। प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, और पालाज, ये 3 थे। और कौन सी जगह के लिए होता संघर्ष? कन्नौज, कन्नौज के लिए, कन्नौज। ये था अर्ली मिडिल इंडिया के अंदर। बेसिकली 3 डायनास्टीज जो है वो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, फेमस होती है। हाँ, फ्यूडल एज, फ्यूडलिज्म का वहाँ पे ओरिजिन हुआ था अर्ली मिडिल इंडिया में। कुछ कुछ लोग उसको डार्क एज भी बोलते हैं इंडिया का। बिल्कुल, रीजनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रीजनल डेवलप होते गए अपने अलग अलग तरीके से। ओरिजिन हुआ था ना वहाँ पे, पोस्ट जैसे ही गुप्ता एंड होते गए ना, वहीं से फिर शुरू हुआ था, जो हमने पढ़ा था ना सातवाहना। बेसिकली उसका ओरिजिन हमें सातवाहना के कॉन्टेक्स्ट में दिखता है, क्योंकि जब सातवाहना ने लैंड डोनेशन करना शुरू किया था ना, उसी के बाद से जिन जिन लोगों को लैंड डोनेट करना शुरू किया, वही बाद में जाके फ्यूडल्स बनते चले गए। तो वही असली ओरिजिन तो वहीं पे है, सातवाहना, जो लैंड डोनेशन का कंसेप्ट जहाँ से आया था, वहीं से फिर ये कंसेप्ट शुरू होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये था बेसिकली हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया का डिवीजन बेसिकली, ठीक है। तो आप जब कल आओगे तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, फिर हम लोग कल से जो हमारा है स्टोन एज, वहां से फिर शुरू करेंगे हर एक एस्पेक्ट को, और कैसे कैसे डिस्कस करना है मैंने आज आपको बताया, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को अप्रोच करेंगे। कल हम लोग पहले इस पेपर को, तुम लिखने वाले हो क्या पेपर, लिख के लाने वाले हो पेपर तुम? मिला तुमको पेपर? ये मिला है ना, लाओगे कल लिख के इसको? लिखा है यहाँ पे तुम्हारा, है इसमें? हाँ हाँ, उसमें तो लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन इसमें से। हाँ, नहीं पहला वाला इंटरनेट वाला नहीं है, वो गांधी जी वाला है शायद, 1-2 क्वेश्चन है, देखना, 1-2 केस्ट्री वगैरह लिख देना तुम, ठीक है। बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं, शुरू करेंगे फिर कल से आंसर इंडिया। ये बेसिकली अब सबको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ गई है हिस्ट्री में क्या पढ़ना है,